हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, कंपाइलर खरीदो, कंपाइलर खरीदो, कंपाइलर खरीदो। आपको लगता है तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी खरीद लेना। फंडा क्या रहता है, आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आपका शेड्यूल क्या रहता है मोटा मोटी? आपका अगर सुबह 8 बजे से क्लास चलता है, रिकॉर्डिंग वाले आप भी थोड़ा शेड्यूल ऐसा रखो कि क्लासेस सुबह देख लिया करो। 8 बजे से लेके अगर आप देख रहे हो, आप देखते हो कब तक देखते हो? 8 बजे से मोटा मोटी यहाँ कब तक रह रहे हो? अभी 12 बजे तक रहते हो ना मैक्सिमम। 11:30 तक तो मैं ही छोड़ देता हूँ। 12 बजे तक आप यहाँ रहोगे, घर भर पहुँच जाओगे। अज्यूमिंग अभी रमजान रोजे चल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता आपका उसमें शेड्यूल कैसा बिजी रहता। इसके अलावा आप अकाउंट्स के लेक्चर्स देख रहे हो रिकॉर्डेड, उसका टाइमिंग क्या है, कितना है? 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है? 2-3 घंटा लगता है। मतलब आपका 3 बजे तक टाइम यहाँ चला गया। हाँ या ना? घर जाके तुरंत देखा करो। टाइम पास मत किया करो कि शाम को देखेंगे वगैरह, नहीं। मेरे को शाम का टाइम आपका सबका फ्री चाहिए। 4 बजे से 5-5:30 बजे तक होमवर्क निपटा देना। होमवर्क यानी जो भी ये क्लास के अंदर में मिलता है मैं दूंगा होमवर्क। अकाउंट्स का टीचर होमवर्क देगा, टैक्स का टीचर होमवर्क देगा। मेजरली लॉ के टीचर ज़्यादा होमवर्क नहीं देते, वो पढ़ लेना वाला होमवर्क रहता है एक बार। तो ये सब कितने देर में निपटा लेना? 1-1.25 घंटे में निपटा लेना। चाय पानी करना, शाम का नाश्ता पानी करना, और फिर बैठ जाना वापस 6:30 बजे। 6:30 बजे से 8:30 बजे 2 घंटा आपको बैठना है मिनिमम। अगर आप डिनर करके और 1 घंटा बैठ सकते हो तो वो प्लस है। आपका टारगेट ये रहेगा, 4 सब्जेक्ट है ना आपके? कितने सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, 3 या 4? 4 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। आप 4 सब्जेक्ट कैसा पढ़ोगे? आप रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे। आप कितने सब्जेक्ट पढ़ोगे मोटा मोटी? 2 सब्जेक्ट रोज पढ़ोगे आप। 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट। उसको डिवाइड भी कर लो। मंडे ट्यूसडे ये पढ़ूंगा, वेडनेसडे थर्सडे ये पढ़ूंगा, फ्राइडे सैटरडे ये पढ़ूंगा। या शेड्यूल बना लो। एक हफ्ते से बड़ा शेड्यूल नहीं बनेगा कोई भी। आप या तो ये कर लो 3 सब्जेक्ट पढ़ो, बट आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे और एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे आप। एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। शुरुआत में ये बहुत डिफिकल्ट जाता है। सर अगर एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना है, मोटा मोटी 10-15 मिनट लगते हैं। 4 क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व नहीं होते, तो करना तो चालू कर। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जब तू सॉल्व करना चालू करेगा, जैसा अभी बजट हो गया, उसके बजट के तूने 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया तो लगता है बजट में उससे ज़्यादा कुछ नया आएगा। अगले हफ्ते वो सर्कल वापस आ ही जाएगा। एक महीने में अगर तू रोज के एक चैप्टर निपटाएगा, हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे तेरे को एक सब्जेक्ट के लिए। यानी आप अगर देखो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, टोटल कितने? 6 दिन हो गए। 6 × 12, 12 लेक्चर्स, 12 घंटे हैं आपके पास पढ़ने को। 12 ÷ 4 कर 3-3 घंटे है मोटा मोटी। हाँ या ना? तो इसको ऐसा 3 घंटे बराबर बोल रहा हूँ ना। 12/4 कितना हुआ? 12/4 3 घंटे हो गए। तो यहाँ पे ले ले कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के साथ में पकड़ ले टैक्स टैक्स टैक्स। इसके बाद यहाँ पर ले लेना लॉ लॉ लॉ, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। हो गए। ये 3 दिन में कॉस्टिंग पढ़ूंगा, ये 3 दिन में लॉ अकाउंट्स पढ़ूंगा। आप उल्टा कर लो, मेरे ख्याल से मंडे में टेस्ट लेता हूँ तो फिर कॉस्टिंग को इधर शिफ्ट कर लो, और लॉ की टेस्ट सर लेते हैं वो इधर शिफ्ट कर लो। कुछ तो भी कर लो, उसको एडजस्ट कर लो। तो इस हिसाब से अगर आपने उसको एडजस्ट किया तो 3-3 दिन मिल रहे हैं एक एक चैप्टर एक एक सब्जेक्ट को। आपका अभी शुरुआत में बहुत बर्डन मत लो। शुरुआत में क्या करो, अभी कम चैप्टर्स हुए हुए, एक बार कंपाइलर से गुजार लो, बजट चैप्टर गुजार लो। 3 दिन में पूरा बजट निपटाऊंगा कंपाइलर का। 3 दिन में ओवरहेड खत्म हो जाएगा। जब तक आपका ये खत्म होगा ना साइकिल बजट का, ओवरहेड खत्म हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते में 3। आपको नहीं लगता एक एक हफ्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे? एक बार पढ़ाए हुए चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर आएगा सर अब क्या पढ़ूँ, तो अब क्या करूँ? एक दिन में एक चैप्टर दोबारा कंप्लीट होगा। बजट का एक दिन में एक पूरा रिवीजन मार। सर अगर 12 क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, अगले 6 अगले हफ्ते कर लेंगे। ओवरहेड में 28 क्वेश्चन है सर, 28 में से 6 इसमें हुए, तो 6 6 6 करके फिर एक समय ऐसा भी आता है एक सीटिंग में 10-10 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं आपके, तो होता है वो चैप्टर कंप्लीट। समझ में आया क्या? तो जो शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं वो आप एग्जाम की तक जाओगे तो आपको पता चलेगा आप 12 से 18 बार रिवाइज करते हो शुरुआत के चैप्टर्स। कंट्रोल आ जाएगा ना उस पर। अच्छा, एंड इट्स बेटर टू सॉल्व 1 क्वेश्चन 3 टाइम rather than solving 3 questions 1 time. It's better to solve 100 questions 3 times rather than solving 300 questions 1 time. सेम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो, ऐसा जहन में आ जाना चाहिए। अकाउंट्स कॉस्टिंग में बहुत नए क्वेश्चंस आते नहीं, फिगर बदलते हैं बस। क्वेश्चन देख के ऐसा महसूस हो जाना चाहिए भाई ये तो वो वाला क्वेश्चन है, इस पेज पे यहाँ लिखा था ये वाला था, इसको ऐसा सॉल्व करते 6 मेथड में 6 स्टेप्स में आंसर आ जाता, 7 स्टेप में आंसर, ऐसा
अंदर से आ जाना चाहिए भकाभक तुम्हारे, तब आएगा मजा तुमको कि भैया हम पास कैसे नहीं होते बताओ। समझा क्या? आप आसान मत लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दिमाग में से निकाल दो कि सीएमए इजी है। सीएमए इज इक्विवेलेंट डिफिकल्ट टू द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। पेपर चेक इजी हो जाता है, थोड़ा पेपर पैटर्न लाइट है। आपका जो एमसीक्यू वगैरह जो पेपर पैटर्न आता है एमसीक्यू का, स्पेशली एमसीक्यू है ना, भी हमने देखा था जो, वो हल्का सा इजी है एज कम्पेयर टू सीए, हल्का सा। सीए में वो लोग एमसीक्यू के नाम पे पूछते बड़ा ही क्वेश्चन है। प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन है तो प्रोडक्शन बजट निकालो, परचेज बजट निकालो, ये निकालो, वो आंसर्स में पूछा रहता, तो क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करना पड़ता। आपको तो भी कैसा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन 1 2 3 सब इंडिपेंडेंट है, वहाँ 1 2 3 एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए वो इजी हो जाती है चीज़ें। समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ? वहाँ इजी है आपका, पेपर सेटिंग हल्का सा आपका सेट है, 7 मार्क का ही क्वेश्चन है। वहाँ पे 4 मार्क का भी आता, 6 मार्क का भी आता, 3 मार्क का भी आता, 12 मार्क का भी आता, तो वहाँ वो भी रिस्क है। आपके इसमें तो वो भी रिस्क नहीं है। पेपर रहता आसान है, चेकिंग आसान नहीं है, चेकिंग हर एक की बर्बाद है। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको ये करना पड़ेगा कि आपका स्पीड ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। गलती से अगर ज़बरदस्ती के नंबर भी काटा उन्होंने, तो 100 मार्क का पेपर सॉल्व होना चाहिए। 100 मार्क का पेपर सॉल्व करो, पक्का पास हो जाओगे। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ ये चीज़, 100 मार्क का पेपर सॉल्व करोगे पक्का आपको 42 40 45 के ऊपर आएगा। एग्रीगेट का तुमको मैनेज करना पड़ेगा। उसमें भी तरीका क्या होता है एग्रीगेट का, आपके सब्जेक्ट के नाम बोलो, एक हो गया अकाउंट्स, लॉ, टैक्स और कॉस्ट। आपको 2 सब्जेक्ट मिनिमम ऐसे तैयार करना है जो 60 प्लस के लिए तैयार होंगे। जो 60 प्लस के लिए क्या क्या तैयार हो सकता है आपका 60 प्लस के लिए? मेरे को पर्सनली लगता है कि अकाउंट 60 प्लस के लिए तैयार नहीं करना चाहिए। मेरे को पर्सनली लगता है, सिलेबस बहुत बड़ा है आपका। बाकी अकाउंट्स आप में से बहुतों का अच्छा भी होगा, आपको लगता होगा आप अकाउंट में फोड़ सकते हो। अकाउंट, लेट द अकाउंट बी द थर्ड सब्जेक्ट विच इज रेडी फॉर 60 प्लस। कॉस्टिंग पक्का होना चाहिए जो 60 प्लस के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार है ना, पेपर दिया तो 60 प्लस पक्का मिलेंगे। इन दोनों में से जो अच्छा लगता है उसको 60 प्लस के लिए तैयार कर लो। कौन सा अच्छा लगा अभी तक आपको? लॉ। लॉ बना लो 60 प्लस के लिए, और बीइंग सीए में आपको लॉ में नंबर ज़्यादा मिलते हैं, नंबर कम काटते हैं, ये बोलना चाहिए। तो अगर ये 60 60 है और ये 50 के लिए भी तैयार किया आपने, तो आपका एग्रीगेट कितना हो गया? 220 हो गया ना। जिसमें आप में से कई लोगों में आग होंगी, चलो इसको भी 60 के लिए बनाते, तो 230 की तैयारी है तेरी, तो मार्जिन है ना 30 नंबर की। 200 पे पास नहीं होना है अब दोबारा साहिल, 201 तो भी होना, पर 200 नहीं होना अब। 200 पे पास है मतलब तेरे को पास किया हुआ है, पेपर बुला के देख ले तू, तेरे को मिले 192 198 197 होंगे, 3 मार्क देके तेरे को निकाला है। जस्ट टेलिंग यू, खुन्नस ले। ऐसा कैसे 200 पे पास किया बोलना, मैं 240 लाऊंगा बोलना कम से कम, हर एक में एग्जाम्शन। क्लियर है क्या? तो और 4 ही सब्जेक्ट दे रहे हो आप जून में, ऐसा कोई बहुत हेवी बर्डन लेके नहीं जा रहे हो। दिसंबर दिसंबर रहता चलो स्ट्रैटेजी अलग रहती है, आप अभी जून में ही पेपर देने के मूड में हो, तो प्लान इट प्रॉपरली। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आप 60 के लिए तैयार कर रहे हो, इसको बिना कंपाइलर के पढ़ो ही मत। जो क्रैकर बोल रहा हूँ मैं, क्रैकर हर एक का नहीं चाहिए अपने को, वो सब्जेक्ट का चाहिए जो 60 प्लस की तैयारी के साथ जा रहे हो। बाकी सब्जेक्ट आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स के नोट से भी जम जाएंगे, बट अगर आप 60 प्लस के लिए जा रहे हो तो सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं होता, फिर पास एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करके जाना ही पड़ेगा आपको। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके दोनों की क्रैकर खरीद लो कम से कम। अभी क्या है ना, इतना सारा ले लेगा, पड़ेगा कब? कॉम्बो मिल रहा है, सस्ता पड़ रहा है इसलिए खरीद लो, फिर वो पड़ा रहेगा ना, बर्डन आएगा, फटी रहेंगी तेरी हर वक्त। ये पढ़ना बाकी है, ये पढ़ना बाकी है, ये पढ़ना बाकी है, ये फटी पड़ी नहीं रहेंगी क्या तेरी हर वक्त? मेरी तो पढ़ाई ही नहीं हुई, ये लगते रहेगा ना। थोड़ा महंगा खरीद, 10% 20% से ज़्यादा डिस्काउंट तो मिल नहीं रहा कॉम्बो में। एक 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 करके खरीद। तेरे को अगर ये सका पा रहा है, तू ये इतनी ही 2 किताब सकाने में तेरी हालत खराब हो जाएंगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। स्टडी मटेरियल ऑफ क्लासरूम, स्टडी मटेरियल ऑफ क्लासरूम, क्रैकर, क्रैकर, दैट्स इट। बस काफी है, इतना ही खत्म कर दो आप 6 महीने में, मैं मान जाऊंगा। नहीं होता ये भी खत्म, तो फिर चारों के क्रैकर खरीद डालेगा, पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या होगा? अभी ये भी बचा है, अभी ये भी बचा है, अभी ये भी बचा है, कितना पढ़ू? पैनिक कर जाओगे। फिर आप बोलोगे मेरे को जून के पहले 2 महीने पहले, मैं 1 महीना पहले, सर दिसंबर देखे, जून की तैयारी बराबर नहीं हुई है हमारी। क्या मतलब? क्या मतलब? सेंस बनता है क्या उस चीज का? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? अरे मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मालूम है बच्चों की सोच कैसी जाती है, थोड़ा उतना तो क्रेडिट दो।
अभी के लिए 20-30 रुपए बचा के अपना एक एग्जाम दाव पे लगाना, तो खरीद ले काम वो, और क्या बोलूं। चलो ये 12 लास्ट प्रॉब्लम नंबर 12 किया क्या? 12 मैंने कल वैसे समझा दिया था आपको, आंसर ही चेक करवाना है आई गेस, है ना? 12 का मेरे को सिर्फ आंसर ही दिखवाना है, बाकी तो आप कर चुके थे। ये इस तरीके से आपको करना था। बांटा क्या आपने? 12 का साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया क्या? यस, 12 का डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने किया है, ये कितना है साइमल्टेनियस इक्वेशन? ये आया क्या? 771 357, एल का फिक्स्ड, पी का फिक्स्ड आया 1027 136, और एल का वेरिएबल आया 446 464, और पी का वेरिएबल आया 12 92 92 9। सबका आया क्या? साहिल, साहिल मोरा भाई आया क्या रे बाबू? बाबू मेरे पास ना उसका पूरा आंसर शायद ही होगा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसका कभी किसी बैच में गरज ही नहीं पड़ी होंगी इसको सॉल्व करने की। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ले एग्जाम में, यहाँ ले पेपर में मिल जाएगा। ओ माय गॉड, हाँ ये रहा। टोटल कितना है आपका? टोटल 18,77,752 और 13,92,248, बरोबर। ये 00 तेरा नहीं आया? हाँ, कितना आया बोल? दे रहा कॉपी, दे देखा देखी कॉपी दे पटाख से। चेक कर, लीगल का फिक्स आया 4,62,814। लीगल का दूसरा वाला है 2,31,407। रेशो क्या लिया तूने? अरे 63-1 ना, तो बांट उसको, 7,71,356 को बांट। ले बेटा ये पूरा आंसर स्क्रीन पे देख, मिल गया मेरे को आंसर। चेक कर आंसर पटाख से। ले 11वीं बैच है अभी, ये चौथी बैच में जाके आंसर मिला है मेरे को पूरा। कहाँ गलती हुई थी? अब सही आया क्या? 18,77,000 सदुष्ट सदुष्ट जो भी है। 13वां सॉल्व किया क्या? BHPH, बॉयलर हाउस, पंप रूम, कितना आया उसमें? बॉयलर हाउस का खत्म होते वाला खर्चा कितना है? बॉयलर हाउस 3,38,462। साहिल इक्वेशन बना क्या? बॉयलर हाउस का इक्वेशन क्या बनेगा? 3,00,000 प्लस 50% ऑफ पंप हाउस, और पंप हाउस का बनेगा 60,000 प्लस 5% ऑफ बॉयलर हाउस। इक्वेशन सही है क्या साइमल्टेनियस? सॉल्व सॉल्व देख ले, सॉल्व। तेरा मैथ्स खराब है क्या रे बेटा?
डरता क्या तू मैथ से? बता तो सही, हाँ ना कुछ तो बोल, डर लगता क्या मैथ से? 10th तक अच्छा था, बात के टीचर इतने बर्बाद निकले, सबने मेरा मैथ खराब कर दिया, ऐसा बोलना है क्या तेरा? हाँ बट कैलकुलेशन तो जमता ना, ऐसा नफरत तो नहीं है ना मैथ से ऐसा? तो फिर ऐसा क्यों करता तू, मैथ सॉल्व करने में गड़बड़ कर रहा तू? ये आया क्या 338 462? कर इसको ठीक कर, करेक्शन कर। हो गया। और इसका आया 76 923, ये भी गलत ही आया होगा तेरा, अगर ये गलत आया तो। अपॉर्चनमेंट सही आया क्या आप लोगों का, चेक करो। 2,10,769 एंड 1,49,231। देख तो हो गया कर रहा, तू सिर्फ आंसर लिख रहा, घर पे एक बार और ट्राई करना आज जाके, आंसर लिख के मत छोड़ देना। हो गया हो गया हो गया। चलिए, अब हम आते हैं आज के एक नए टॉपिक की तरफ, हेडिंग दो। ये वाला तो मैंने आपको बोला मैं डिस्कस नहीं करूंगा, 14th होमवर्क है वो, हल्का सा लीगल वाला जो क्वेश्चन है हल्का सा उसके जैसा है वो, कर लेना उसको। एक हेडिंग दो, एब्जॉर्प्शन रेट। ये वाले क्वेश्चन 7 मार्क के लिए मस्त आइडियल क्वेश्चन है। यहाँ पे तो जो मैं पढ़ाऊंगा ना अभी, इसमें 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम। आइडियल क्वेश्चंस फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। कायदे से ये 5 से 6 मार्क के क्वेश्चंस है, बट सीएमए 7 मार्क के लिए बिल्कुल पूछ सकता है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। लिखा वहां पे। चलिए, अभी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे को ओवरहेड कितना है, ओवरहेड पर यूनिट। अभी तक हम पर यूनिट या पर आवर को बेस बना रहे थे। ये कब पता चलना चाहिए, बिगनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर? बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो हम इतनी मेहनत सब बिगनिंग ऑफ द ईयर के लिए कर रहे थे। तो हम जो निकालने की कोशिश कर रहे थे वो एब्जॉर्प्शन रेट। देखो इसको एब्जॉर्प्शन रेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वापस बोलो। एब्जॉर्प्शन रेट। इसको एब्जॉर्प्शन रेट की जगह एक और नाम हो सकता है, रिकवरी रेट। क्या नाम हो सकता है इसका? रिकवरी रेट। थोड़ा सा हल्का सा अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्शनेबल लगता है। जैसा एग्जांपल के तौर पे मेरा यहाँ का फिक्स्ड रेंट है 60,000 रुपये महीना, और मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, ये 60,000 रुपये में से 20,000 मैं तेरे से रिकवर कर रहा हूँ, 20 तेरे से रिकवर कर रहा हूँ, 20 तेरे से। बुरा लगेगा ना आपको? हम क्या रिकवरी के लिए बैठे क्या तुम्हारी? इसकी जगह मैं क्या बोलूंगा, 60,000 में से 20,000 रुपये आपकी फीस में एब्जॉर्ब किया मैंने। काय पे एब्जॉर्ब किया? आपकी फीस में एब्जॉर्ब किया। तो 20,000 रुपये आपकी फीस में एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो क्या हो गया वो? एब्जॉर्ब्ड। वर्ड क्या वापरा मैंने? एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट जो प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसका एक और नाम है ओवरहेड रेट। क्या नाम है, वापस बोलो? ओवरहेड रेट। बाद में जब आप चैप्टर पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो पता चलेगा, सेम रेट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड रेट। सेम रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रेट। तो सेम चीज अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसको निकालने के 22-25 तरीके हैं। कितने तरीके इसको निकालने के बोल रहा हूँ मैं? 22-25, यू नेम इट, वो तरीका आपको पॉसिबल है। बट वी आर गोना लिमिट आवर सेल्फ। अब देखो मैं आपको कुछ 5-6 पढ़ा भी दूंगा तो बाकी आप खुद से समझ जाओगे। इवन मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ 6 पढ़ाने वाला हूँ आपको। कितने पढ़ाने वाला हूँ? 6। जब आप इसमें जाओगे, काय में जाओगे, कॉस्ट शीट चैप्टर में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि और भी है। तो वो मैंने पढ़ाए नहीं बट आपसे जम जाएंगे, वो मैंने पढ़ाए नहीं रहेंगे बट आपसे जम जाएंगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ, चलो आ जाओ ध्यान दो। एक होता है जो डायरेक्ट रेट होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड है। और एक है जो इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सी मेथड है बेटा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है
जहां पे हम आउटपुट को बेस बनाते हैं, किसको बेस बनाते हैं, आउटपुट को बेस बनाते हैं, मतलब यहाँ पे ओवरहेड रेट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसा हो जाता था, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट, या टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट। क्या लिखा, वापस बोल, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट बराबर है, हाँ या ना बोल। ओवरहेड रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट। इतने यूनिट बने, इस पे एक एक यूनिट पे इतना इतना ओवरहेड चार्ज करके कस्टमर से वसूल लो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड में अगला मेथड जो है, जिसको मैं पॉइंट नंबर 2 बोल देता हूँ, लेबर आर को बेस बना लो। किसको बेस बना लो, लेबर आर। लेबर आर को बेस बनाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आर, हाँ या ना बोल। अच्छा, इससे जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, पर आर आएगा ना, कि अगर 1 घंटा इस डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट रहता है तो उसका ओवरहेड इतना चार्ज करना है। 1 घंटा अगर वो डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट रहता है तो इस पर इतना ओवरहेड चार्ज करना है। ऐसा आंसर आएगा, हाँ या ना बोल। पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ू यहाँ से मैं। ओवरहेड समझा यहाँ तक? अच्छा, ओवरहेड के बाद अगला क्या हो जाएगा, थर्ड। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड मशीन आर। थर्ड क्या हो गया आपका, मशीन आर। क्या हो गया बच्चा, वापस बोल, मशीन। मशीन आर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, मशीन आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल ओवरहेड। सेम ऊपर जैसा ही फॉर्मूला हो गया, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। क्या लिखेंगे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आर। अब ये बस जो मशीन आर है ना, इसमें दो दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका बेसिकली डायरेक्ट, और एक होता है कंप्रीहेंसिव। कौन सा होता है, कंप्रीहेंसिव। अब ये जो डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्ट, डायरेक्ट के अंदर में हमारा एक आता है सिंगल रेट। कौन सा रेट बोल रहा हूं मैं, सिंगल रेट। ज्यादातर क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं आपके। और कंप्रीहेंसिव में आता है ड्यूल रेट। ड्यूल रेट का मीनिंग क्या हो गया, अभी जैसा एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें भी 2 बच्चे होते हैं। ये अगर मेरा फैक्ट्री है, ये मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मैंने इसका रेट अलग निकाला, इसका रेट अलग निकाला, इसका रेट अलग निकाला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये सिंगल रेट से निकला कि 3 अलग अलग रेट से निकला, 3 अलग अलग रेट। अब वो मशीन 1 में कितने घंटे बिताए, मशीन 2 में कितने बिताए, 3 में कितने बिताए। और अगर इन सबको मिलाकर मैं एक रेट निकालू तो वो काय का क्वेश्चन बन जाएगा, सिंगल रेट। अब फिर वो चाहे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर देखो ड्यूल रेट में बोल रहा था, यहाँ 3 घंटे बिताए, यहाँ 2 घंटे बिताए, और यहाँ 1 घंटा बिताया। सिंगल रेट में मैं क्या बोलूंगा, फैक्ट्री में 6 घंटा बिताया। सिंगल रेट में क्या बोलूंगा मैं, फैक्ट्री में 6। तो यहाँ पे 6 घंटे का एक रेट आएगा, और नीचे 3 का अलग, 2 का अलग, और 1 का अलग। हर मशीन का रेट अलग अलग आएगा। ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ रहेगी, सिंगल रेट में या ड्यूल रेट में? ड्यूल रेट में ज्यादा एक्यूरेसी रहेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने रेट किया विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। ये रेट का डिवीजन कैसा किया, बोल, रेट का डिवीजन कैसा किया मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट, हाँ या ना। और एक हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस। प्रोसेस मतलब इसमें क्या होता है, एक होता है सेटअप का रेट अलग, और एक होता है आपका ऑपरेशन का रेट अलग। क्या बोला, वापस बोल। पूरा एक फैक्ट्री को एक ही माना। अभी जैसा अगर मैं क्लास की बात करूं, हमारा टाइमिंग क्या है, 10 बजे से 11:30 बजे का टाइमिंग है। 1.5 घंटे है मेरे पास। आपको क्या लगता है वो लेक्चर 1.5 घंटे का कभी बनता क्या, नहीं बनता। 1.25 घंटे के आसपास का लेक्चर बनता है। कितने घंटे के आसपास का लेक्चर बनता है, 1.25 घंटे का। पहले के 15 मिनट मेरे सेटअप में जाते ना। अभी ये तो सेटअप है, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। बट मान लो अगर सेटअप है, सेटअप में मशीनरी नहीं चल रही, तो मशीनरी का इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा क्या, मशीनरी नहीं चल रही तो मशीनरी का इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा क्या, नहीं। तो आपको नहीं लगता कॉस्ट बचेगी। सेटअप का रेट और ऑपरेशन का रेट सेम रहेगा कि अलग अलग रह सकता है। सेटअप के टाइम पे तो पावर वावर नहीं लग रहा ना, तो वहां पे का रेट अलग आएगा। इवन मैं बोलूँ ऑपरेशन के वक्त लेबर नहीं लगता, मशीन अपने अपने काम कर रही है, तो लेबर की जरूरत है क्या वहां, लेबर कुछ और कर सकता है। तो क्या लेबर की कॉस्ट ऑपरेशन पे चार्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 2 रेट निकाल कर हम चार्ज करते हैं कि सेटअप में तेरे को 1 घंटा लगता है और 4 घंटा तेरा ऑपरेशन में चला। सेम जैसा मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 में डिवाइड किया था, यहाँ पे सेटअप और प्रोसेस में डिवाइड किया हुआ है। ये क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगा तब दिखा दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ सिंगल रेट वाले। पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, सिंगल रेट वाले क्वेश्चंस। बाद में हम क्या सॉल्व करेंगे,
ड्यूल रेट वाले, जब ड्यूल रेट वाले आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। देखो ये कंप्रहेंसिव रेट क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम? कंप्रीहेंसिव। कौन से क्वेश्चन हो गए? कंप्रहेंसिव मशीन आर। लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, कंप्रीहेंसिव मशीन आर। ठीक है, यहाँ तक तो मशीन आर रेट हो गया। अगला चौथा, अगला क्या हो गया चौथे में? चौथे में क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अगर मटेरियल ड्रिवन इंडस्ट्री है, मटेरियल ड्रिवन जो कारपेंटर वारपेंटर होते हैं ना, वो इस पे अपने ओवरहेड लेते हैं। वो बोलते हैं ना, मटेरियल का 35% हमारे चार्जेस है, मटेरियल का 30% हम लेंगे, तो जो मटेरियल लगा उसका 30% हमारी कॉस्ट रहेंगी। तो क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। इसमें फॉर्मूला क्या रहता है? देख, ध्यान दे, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100। यानी अगर 1 लाख का मटेरियल लगा और 20% का रेट है, 1 लाख का मटेरियल लगा, 20% का रेट है, तो ओवरहेड कितना चार्ज करूँ? कितना चार्ज करूँ? 20,000। 1 लाख का 20% है 20,000। ये निकालेंगे कैसे? वो 20% कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है। 20% कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है। पांचवा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री है तो लेबर कॉस्ट को बेस बनाकर उन्होंने ओवरहेड चार्ज करना है। ये एक्चुअल रहते हैं कि एस्टिमेटेड ओवरहेड रहते सारे? एस्टिमेटेड। इतना मोटा मोटा ले तो सही, बाद में देखेंगे ओवर एब्जॉर्ब्ड है या अंडर एब्जॉर्ब्ड है। टोटल डायरेक्ट लेबर इंटू 100। और एक और नया तरीका जो है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, कॉम्बिनेशन है। मटेरियल और लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री है, दोनों ही है। तो यहाँ ओवरहेड रेट निकालोगे आप, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल प्राइम कॉस्ट इंटू 100। आपको नहीं लगता फैक्ट्री कॉस्ट को भी बेस बनाया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी बेस बनाया जाता है? यू नेम इट। बोला ना मैं, 20-22 फॉर्मूले में लिख सकता हूँ यहाँ। आपको कितने पढ़ाए जाएंगे? आपको कितने पढ़ाए जाएंगे? 6, जिसमें मेजर फोकस मशीन आर पे ही रहेगा। मेजर फोकस किस पर रहने वाला है? मशीन आर। बाकी पता तो हो ना। तो अब ये मेजरली होता क्या है? स्टेप नंबर 1 में आप ओवरहेड रेट निकालते हो, स्टेप नंबर 2 में वो ओवरहेड रेट के भरोसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो। ओवरहेड रेट को यूज करके आप क्या बनाते हो? कॉस्ट शीट। तो ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा बनते हैं। बट अल्टीमेटली पूरा खेल है ओवरहेड रेट निकालने में। पूरा खेल कहाँ पे आपका? इस सेक्शन में, इस पार्ट ऑफ चैप्टर के अंदर में ओवरहेड रेट निकालने में। क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम ओवरहेड रेट निकालते थे, मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसमें ज्यादा फोकस क्या पे था? अलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट के बाद निकालता था ना मैं हल्का सा ओवरहेड रेट, निकालता था कि नहीं निकालता था? याद आया क्या? फिर कंक्लूजन के बाद ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब भी आएगा आगे, और ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब पे ज्यादा डिस्कशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग नाम के चैप्टर में करते हैं। इसलिए ये लाइन से ही करवाता हूँ मैं, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या चैप्टर लेंगे हम? पहले ओवरहेड लेंगे, फिर कॉस्ट शीट लेंगे, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए इसको लिख लेते हैं आप फटाफट। एब्जॉर्प्शन रेट के 2 तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक काम करना, ये वाला जो मैंने एरो देके लिखा है, उसको इधर साइड लिखने की जगह इधर में जगह बचेंगी ना, आप यहाँ 2 एरो देके लिख लेना। ऐसा पेज में स्पेस मैनेज करना पड़ेगा ना आपको, ये सर नो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि लिखते वक्त इसको पॉइंट नंबर 2 लिख दो। ऐसा कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको क्या लिख देना? पॉइंट नंबर 2। इसको लिख देना 3, इसको लिख देना 4, इसको लिख देना 5, है ना? इसको लिख देना 5 नंबर पे, और इसको लिख देना 6 नंबर पे। 6 नंबर पे लिखा तो नीचे तो पूरा पेज ही मिल जाएगा ना। ये साइड में बनाने की जगह नीचे आरोज मार के बना लेना। समझा क्या बोला मैंने? हाँ या ना? क्या करे? जल्दी बोलो। लेफ्ट में लिखे कि नीचे लास्ट में अलग से लिख ले? लास्ट में लिख लो अलग से। ठीक है, पहले ये बना लो, हेडिंग लिख लो, इतना लिख लो, अभी इतना लिख लो, इतना लिख दो, फिर बताता हूँ क्या है। लिखा ये? सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। स्टैंडर्ड रेट, एसटीडी, STANDRD पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो। STD इज द एब्रीविएशन फॉर स्टैंडर्ड।
ये हो गया है, येलो वाला बॉक्स लिख दिया होगा, तो ये 2 3 4 लिख लो पटाख से। सर ये जो इतना ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट वाला ये सब डायरेक्ट के अंदर ही आएगा ना? इनडायरेक्ट के परसेंटेज, इनडायरेक्ट मेथड है ये। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चार्ज हो रही है वो डायरेक्ट मेथड, प्रोडक्ट के अलावा जितनी भी है यूनिट आउटपुट के अलावा जितनी मेथड है वो सारी इनडायरेक्ट मेथड ही है। सिर्फ टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट वो डायरेक्ट में, बाकी पांचों मेथड इनडायरेक्ट मेथड है। और उसमें भी इनडायरेक्ट में एक डायरेक्ट मशीन आर और कंप्रहेंसिव मशीन आर अलग है। हाँ, ये हो गया क्या, 2 3 4 लिख के हो गया क्या सबका? डन। 5 और 6 पहले लिख ले, 6th वाला लिखोगे तो मैं 6th वाले की डिटेल बाद में देता हूँ। 5 में क्या लिखोगे, लेबर आर, टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल लेबर आर, मशीन आर, टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल मशीन आर। ड्यूल, हाँ, DUAL, ड्यूल ड्यूल, डबल वाला ड्यूल, DUAL। ड्यूल रेट, मल्टीपल रेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट, और ये विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेस। डायरेक्ट और कंप्रिहेंसिव। विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। With respect to plant, with respect to process. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, M1, M2, M3 लिखा हुआ है वो। सेपरेट रेट ऐसा लिख देना यहाँ पे। यहाँ क्या करते हैं हम, सेपरेट रेट फॉर ईच मशीन, ईच मशीनरी लिख दो, सेपरेट रेट फॉर ईच मशीनरी। जमा।
और रीड प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या हुआ है, बात नहीं। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनी, ऑल जॉब्स थ्रू द कंपनी, टू डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट। मटेरियल यूज्ड, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, अपने को ये वाले ओवरहेड चार्ज करने, 12,000 और 18,000 चार्ज करने हैं। डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर दिया हुआ है। द फॉलोइंग जॉब्स रिलेटेड टू जॉब नंबर 27 दिया हुआ है कि जॉब नंबर 27 में वेल्डिंग डिपार्टमेंट के इतने मटेरियल, इतने लेबर लगे, डायरेक्ट लेबर आर इतने लगे, ये लगे। तो आपको नहीं लगता यहाँ ओवरहेड रेट निकलेगा और यहाँ चार्ज होकर कॉस्ट शीट बनेंगे? हाँ या ना बोल। लीज द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवरहेड बाय जॉब शोइंग द रेट ऑफ ईच डिपार्टमेंट अंडर द मेथड्स। एक मेथड से मांगा है कि इसने पांचों छह मेथड से आंसर मांगा है? 6 से नहीं निकलेगा आंसर, 5 से ही निकलेगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ, 6 से नहीं निकलेगा, 5 से ही निकलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लग जाएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर लग जाएगा, डायरेक्ट लेबर आर लग जाएगा, मशीन आर लग जाएगा। इन दोनों को जोड़ लिया तो प्राइम कॉस्ट भी लग जाएगा। बट क्या आउटपुट लगेगा कि आउटपुट मेथड मिसिंग है? आउटपुट मिसिंग है ना। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंट रिजल्ट अंडर ईच ऑफ द मेथड रेफर टू द प्लांट, जॉब नंबर 27। तो जॉब नंबर 27 की कॉस्ट शीट बनानी है आपको, ईच मेथड की। तो कितनी कॉस्ट शीट बनेंगी टोटल? 5। कितनी कॉस्ट शीट बनेंगी? 5। कोई नहीं, टेबल फॉर्म में बनाएंगे। लाइफ में ऐसा एकदम छाती को मत लो। आप कैसे करें, कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 15। स्टेप 1, ओवरहेड रेट। स्टेप नंबर 1, ओवरहेड रेट में 2 डिपार्टमेंट कर लेना। 2 डिपार्टमेंट कौन से हो जाएंगे तुम्हारे? इसका कॉलम कैसा बनाना, मेरे साथ बनाओ। पर्टिकुलर फॉर्मूला, वेल्डिंग, थोड़ा इनकी जगह ज़्यादा रखना। मेरे को एक निकालने दो ताकि आपको स्पेस समझ में आ जाए। वेल्डिंग, फिनिशिंग। मेरे को बताओ पहला बेस किसको बनाएंगे? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को बेस बना लूँ पहला। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला क्या है? टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100, बराबर है। मेरे को एक चीज बताओ, टोटल ओवरहेड कितने हैं वेल्डिंग के? 18,000। 18,000 ओवरहेड है ना हो भाऊ? 18,000 ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 60,000। 18,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, डू द मैथ्स, कितना आएगा ये? 18,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 30%। फिनिशिंग कितना हो जाएगा? फिनिशिंग 12,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, कितना आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 24%। कितना आएगा ये? 24%। जमता है क्या यहाँ तक? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर आर, डायरेक्ट मशीन आर, पांचों ओवरहेड रेट निकाल कर दो। क्या 5 ओवरहेड रेट निकलेंगे कि 2? 5 वेल्डिंग के और 5 फिनिशिंग के निकलेंगे। 5 वेल्डिंग फिनिशिंग है, टोटल कितने रेट निकलेंगे? 10। निकाल के दो मेरे को सारे। है फुद्दू क्वेश्चन, फॉर्मूला पता रखने के नंबर है ये।
डायरेक्ट लेबर 8 त्यातले डायरेक्ट लेबर तुमचे डायरेक्ट केलं तो 30,000 किती वर्ष 60 हाँ 30,000 18,000 30 नंबर 12,000 15,000 18,000 30 नंबर 12,000 15,000 हाँ प्राइम कॉस्ट ओके किसी भी ऐसे डायरेक्ट मटेरियल लेबर प्राइम निकाला क्या हो गया क्या? Maybe 60 plus 30 and around 50 plus 15. प्राइम कॉस्ट कौन सी वाली लेंगे इज द क्वेश्चन। तो प्राइम कॉस्ट का कैसा सॉल्व होगा बेटा? 18,000 डिवाइडेड बाय 60,000 प्लस 30,000। प्राइम कॉस्ट विल बी 60 प्लस 30 ना। प्राइम कॉस्ट विल बी 60 प्लस 30, हाँ या ना? दिखाओ क्या? ये देख, ये ऐसा है 60,000 प्लस 30,000 इंटू 100, 20% आ रहा है वो।
जमा हुआ। साहिल आए क्या? रेट चेक करो फटाफट। 30%, 60%, 20%, 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आर, 1.8 पर मशीन आर, बराबर है क्या? 24, 80, 18.46, 2.4 पर डायरेक्ट लेबर आर और 6 पर मशीन आर। क्लियर है क्या? अब इसके बाद आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है। क्या बनानी है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट यानी कैसी बनेंगी? ध्यान दो, 2 मिनट मैं बताऊंगा। कॉस्ट शीट लिखना बंद करो, 2 मिनट सुन लो। ये यहाँ पर अब आपको बनानी है एक कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट ऐसी दिखेंगी, जरा ध्यान देना। स्टेप नंबर 2, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर, फिर पहला परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, फिर क्या दिया था हमने? फिर क्या बनाया? डायरेक्ट लेबर आर और मशीन आर। इतने कॉलम्स खींच दिए आपने। क्लियर है? सुन, सबसे पहला बड़ा वाला ए, वेल्डिंग। वेल्डिंग डिपार्टमेंट का एक कॉलम में बना रहा हूं, बाकी 5 आप बनाना। वेल्डिंग का मटेरियल कितना है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल है 60,000, डायरेक्ट लेबर है 30,000। हाँ या ना? इससे प्राइम कॉस्ट आ जाएंगी। प्राइम कॉस्ट कितनी रहने वाली है? 90,000। अब यहाँ पर पहले इसमें परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है, कितना परसेंट है वो? 30% है ना? तो यहाँ पर ओवरहेड ले रहा हूँ मैं। ओवरहेड, ओवरहेड कितना हो जाएगा? 60,000 का 30%। यहाँ कैलकुलेशन लिख देना, 60,000 का 30%। कितना आएगा 60,000 का 30%? कितना? ओहो सॉरी, एक गलती हुई, एक गलती हुई, एक गलती हुई। हमको कॉस्ट शीट इसकी थोड़ी बनानी है। कॉस्ट शीट हमको काय की बनानी है? जॉब 27। तो मेरे को ये जो मटेरियल और लेबर है ये काय के लेने पड़ेंगे? जॉब 27 के, जो 1200 और 650। क्या लेंगे यहाँ पे बोलो? 1200 और 650। और यहाँ लेते वक्त कैसा लेंगे हम? 1200 का 30%। करो 1200 का 30% कितना आएगा? 360। अच्छा, ये वर्टिकल टोटल कितनी आई? 1850 प्लस 360 कर कितना होगा? 2210। ये ओवरहेड हो गई। क्या हो गया? ये वेल्डिंग की कॉस्ट हो गई, बड़ा वाला बी। वेल्डिंग के बाद अगला क्या है हमारा? फिनिशिंग। फिनिशिंग की कॉस्ट निकाल लो। यहाँ भी वापस लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसकी टोटल मारी तो क्या आ जाएंगी? प्राइम कॉस्ट। इसमें ओवरहेड ले लेना। कितना है? 100 और 250 है ना? तो ये कितना हो गया? 100, 250। हाँ या ना बोल? 100 और 250 बोला तो कितना हो गया? ये 350। अब यहाँ पे कितना परसेंट था? 24%। तो 100 का 24%, मटेरियल का 24% ना? अरे हाँ ना बोल मेरे भाई। मटेरियल का 24% कितना हो गया? 24। इसकी टोटल मार तो ये टोटल ओवरहेड आ जाएगा फिनिशिंग के। कितने आए फिनिशिंग के टोटल ओवरहेड? 374। बराबर है यार? 374 आ गए। अब यहाँ पे सी में क्या लिख देंगे हम? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। करो ए प्लस बी कितना होता है? ए प्लस बी में 2210 प्लस 374, 2210 प्लस 374 कितना आएगा? 2000 2584 हो गई। ये परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की हो गई। उसी तरीके से अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। जब डायरेक्ट लेबर लोगे तो जब ओवरहेड लोगे तो वो डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज रहेगा। यहाँ पे ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज रहेगा। और यहाँ ओवरहेड जो रहेगा वो ये इनटू रेट निकाला है वो। याद आया क्या? क्या है? ऐसी 5 कॉस्ट शीट बनानी है आपको। कितनी कॉस्ट शीट बनानी है? 5। टोटल कॉस्ट शीट विल बी वेल्डिंग और फिनिशिंग की कॉस्ट की टोटल।
बिल्डिंग डिपार्टमेंट और फिनिशिंग कॉस्ट की टोटल। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। शुरू करें? रेडी स्टडी गो। ये फॉर्मेट है, देख लो। विजिबल है कि बहुत बारीक हो गया? एक बार वो डायरेक्ट लेबर वाला है कि डायरेक्ट लेबर वाला दिखाऊं? ठीक है, आपका हुआ क्या? चलिए,
ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो डायरेक्ट लेबर आर में जो आपका डाउट है ये कितना हो जाएगा, ये तो 1200 और 685 रहेगा, तो ये तो 1885 आएगा, हाँ या ना। ये रेट कितना था, 1.5 था, इसका रेट 1.5 है डायरेक्ट लेबर का, तो 1.5 है, तो यहाँ पर लेबर कितने लग रहे, लेबर 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 कितने लगे, 265 मिला क्या, तो 265 आर 1.5 के हिसाब से कितना, 265 इंटू 1.5, समझा क्या। तो ये आ जाएगा आपका जोड़कर इतना, चेक कर लो। फिर ये वेल्डिंग में लगेगा और सेम काय में लगेगा, फिर आपका फिनिशिंग में लगेगा, घंटे इंटू रेट, इतने घंटे उस जॉब में वो मशीन में समय बीत रहा है ना 265, उसका रेट 1.5 है। ये सही है क्या, पहले वाले 3 सही है क्या, ये तो सही था, 22-10 मैंने बता दिया था, 22-40, 22-20, ये सही है। अब करो ये बचे हुए,
हुआ? बस सर ये लो चेक करो 2247.52309 यहाँ तक आया क्या? वेल्डिंग आया सबका? वेल्डिंग फिनिशिंग 374 550 414 518 500 बराबर। और टोटल मार दो इसकी 2584 2790 2634 2765 और 2809 आया क्या? जम गया? अरे जम गया क्या रे बाबू? यस सर पक्का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 16 सेम ग्राउंड पे ही है, बस ये 2 बार करना है, आप 5 बार नहीं। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, बट कॉस्ट शीट 4 बार बनेंगी इसमें। अब इतना मैंने जो बोला है उस बेसिस पे आप ट्राई करो उसको। क्लियर है? चले आज रुकते, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर।